हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th की जियोग्राफी और डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इससे पहले कि हम क्लास 6th की जियोग्राफी स्टार्ट करें, चलिए आज मैं आपको एक ट्रिप पर लेके चलता हूँ हमारे यूनिवर्स की। तो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिखेंगे द ग्रेट हिमालयाज। अब हम और ऊपर उठेंगे तो हमें दिखेगा तिब्बत। थोड़ा और ऊपर उठने पे हमें अर्थ का कर्वेचर दिखाई देगा। करीब इसी हाइट पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उड़ते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो हमें हमारी अर्थ दिखेगी जिसमें करोड़ों अरबों लोग रहते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दौड़ता भागता हैरान परेशान। हमारी अर्थ बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि इसमें इतने तमाम तरह के एनवायरमेंट्स हैं कि यूनिवर्स में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें से 90% लाइफ फॉर्म्स यहाँ जिंदा रह सकते हैं। अगर बिना पूंछ वाले बंदर उनको मार मार के एक्सटिंक्ट ना कर दें तो। अब सबसे पहले सलाम करते हैं उस तारे को जो हमारी अर्थ के सबसे करीब है और जिससे हमारी अर्थ को लाइट मिलती है, हीट मिलती है और जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर पाती है। और अब तेजी से दूर निकलते हैं लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से। सबसे पहले हमें मिलेगी मून की ऑर्बिट। और दूर जाने पे हमारी अर्थ बस एक छोटे से डॉट जितनी दिख रही है। अब और आगे बढ़ने पे हमें दूसरे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स दिखेंगी और फिर और भी बहुत आगे जाने पे हमें मिलेगा हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही हमें दिखेंगे तमाम ज़ोडियाक कॉन्स्टेलेशंस। हम अभी इतनी तेज चल रहे हैं कि लाइट की स्पीड से भी अगर चला जाए तो यहाँ पे पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। अब आपको दिखेगा वो छोटा सा एरिया जहां तक के रेडियो सिग्नल पहली बार इंसानों को मिले थे। अब स्पीड बढ़ा के और तेजी से बाहर निकलते हैं और अब हमें दिखेगी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जैसे करोड़ों सिस्टम्स हैं और हमारी अर्थ इसके किसी कोने में छिपी होगी जैसे किसी रेगिस्तान में कोई तिनका छिपा होता है। हमारी गैलेक्सी के पड़ोस में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी के पास आ रही है और कुछ लाखों सालों में वो हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। अब और आगे बढ़ने पे हमें दिखेगा कि हमारी गैलेक्सी कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है। ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं जो कि पूरे स्पेस में फैली हैं। अब और तेजी से बाहर निकलते हैं। ये सब वो गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम आज तक पता कर पाए हैं और जो खाली हिस्से आपको दिख रहे हैं ये वो गैलेक्सीज यहाँ पे हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये अरबों गैलेक्सीज रैंडमली बिखरी हुई नहीं है। ये एक पैटर्न में लगी हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं और इससे भी बाहर निकलने पे हमें मिलेगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आप जो देख रहे हैं ये है हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड, द कॉस्मिक एग। वैसे एक बात बताऊं, आप जो देख रहे हैं इसमें एक गलती है और जानते हैं गलती क्या है? वो गलती ये है कि आप यूनिवर्स को बाहर से देख ही नहीं सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि हम यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब कि आपको दरअसल में नहीं पता है कि यूनिवर्स बनता कैसे है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये टाइटल पे दे रहा हूँ लिंक जिसमें मैंने समझाया है बिग बैंग थ्योरी और बताया है कि यूनिवर्स बनता कैसे है। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि आप यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है तो आप कमेंट करना इस वीडियो पे। मैं नथिंगनेस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आप यूनिवर्स को बाहर से क्यों नहीं देख सकते। खैर, साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं और उन तमाम यूनिवर्सेस में शायद लॉज ऑफ नेचर भी अलग अलग तरह से काम करें
और वहाँ के लाइफ फॉर्म्स भी बहुत अलग हों हमसे, और इसी वजह से इन्हें मल्टीवर्सेस कहते हैं। खैर, अर्थ से हम अभी इतना दूर हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फटाफट चलते हैं वापस। अब हमें दिख रहा है वो छोटा सा पॉइंट जहां एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में और ये यूनिवर्स बनता है। अब इसकी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में से अपनी गैलेक्सी को ढूंढते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा। और अब ये आ गई हमारी गैलेक्सी। अब हम अपनी गैलेक्सी में आ गए हैं, तो चलिए अब अपना सोलर सिस्टम ढूंढते हैं। और सोलर सिस्टम ढूंढने के लिए पहले हमें अपना सूरज ढूंढना पड़ेगा, और इन करोड़ों अरबों तारों के बीच में चलिए अब ढूंढते हैं अपने सूरज को। और सूरज को ढूंढते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सूरज अभी एक छोटे से तारे जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। तो ये रहा हमारा सूरज, और जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जाएंगे वैसे हम देखेंगे कि अब जो प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, उनकी ऑर्बिट्स हमें दिखाई दे रही हैं। और इसके किसी कोने में एक छोटा सा हल्का सा डॉट होगा जो कि है हमारी अर्थ। इतने बड़े यूनिवर्स में बस एक छोटा सा तिनका है ये अर्थ। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने छोटे से तिनके में जो लोग रहते हैं वो ये समझते हैं कि वो पूरा सच जानते हैं उसके बारे में जिसने इस दुनिया को और इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। ये है हमारे नीले रंग की बॉल, हमारी अर्थ, जिसमें हम खुद रहते हैं। इसने करोड़ों सालों में न जाने क्या कुछ नहीं देखा, काश हम जान पाते। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 6 की जियोग्राफी। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो टर्म है जियोग्राफी। लैटिन लैंग्वेज में जियो का मतलब होता था अर्थ। अब इसके बाद आप इसके आगे कोई और लफ्ज़ जब लगाएंगे, कोई और वर्ड लगाएंगे, तो उससे एक नया वर्ड निकलेगा जिसकी अलग मीनिंग होगी। तो जैसे जियो के आगे हमने लगाया ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि लिखना। तो जियोग्राफी वर्ड बना। तो जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? राइटिंग अबाउट द अर्थ, कि आप लिख रहे हो किसी चीज़ को, मतलब स्टडी कर रहे हो कि यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे इस तरह की सॉइल है, वहाँ पे उस तरह के फॉरेस्ट हैं। ये सब चीज़ें आप स्टडी कर रहे हो, इनको लिख रहे हो, राइटिंग्स अबाउट द अर्थ, इसे कहते हैं जियोग्राफी। और इसके अलावा अगर जियो के आगे लॉजी लगा दिया जाए, लॉजी मतलब ये वर्ड आया है लॉजिया से। लॉजिया का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टडी करना लॉजिकल सेंस में, तो इससे वर्ड बना जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, मोर और लेस, लेकिन ये थोड़े से अलग फॉर्म में। जियोग्राफी में हम देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस हैं लैंड फॉर्म्स में, एंड जियोलॉजी में हम पर्टिकुलर वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। अब इसके बाद जियो के आगे अगर मेट्री लगा दिया जाए, मेट्री वर्ड आया है मेट्रिया से। मेट्रिया मतलब किसी चीज़ को मेजर करना, किसी चीज़ को नापना, तो वर्ड बनता है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो यानी कि अर्थ, मेट्री मतलब मेजर करना, कि आप ज़मीन को मेजर कर रहे हो कि ये खेत इतना बड़ा है, ये ज़मीन इतनी, इसका एरिया है, ऐसा होगा तो इसका सरफेस एरिया इतना होगा। तो बेसिकली आप अर्थ को जब मेजर करते हो उसे कहते हैं जियोमेट्री। तो ये तो बात हुई इस सब्जेक्ट के नाम की, जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो यानी अर्थ, ग्राफी मतलब लिखना, तो जियोग्राफी यानी कि अर्थ के बारे में लिखना, अर्थ को स्टडी करना। अब सबसे पहला टॉपिक जो शुरू होता है क्लास 6 जियोग्राफी के पहले चैप्टर में, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम में, वो है सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये जो वर्ड है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, यानी कि हेवनली यानी कि स्वर्ग से जुड़ा हुआ। तो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि स्वर्ग में है या स्वर्ग से जुड़ी हुई हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो दरअसल हमेशा से जो इंसान रहे, वो इंसान हमेशा इस बात से फैसिनेटेड रहे कि हमें किसने बनाया, हम पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए, हम यहाँ धरती में हैं तो क्या करने के लिए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमें किसने बनाया। तो वो हमेशा जब ये सवाल आता था
तो वो उन्हें एक चीज़ ज़रूर दिखती थी, वो रात के टाइम पे इन्हें पूरा आसमान दिखता था जिसमें उन्हें तमाम तरह के तारे दिखते थे, तमाम तरह के प्लैनेट्स, हर तमाम तरह की चीज़ें दिखती थी, पूरा यूनिवर्स दिखता था। तो वो बहुत फैसिनेटेड होते थे इस चीज़ से और उन्हें लगता था कि भगवान कहीं है तो ऊपर ही कहीं है। ठीक है, तो ऊपर जितने भी आसमान में जितने भी बॉडीज़ दिखाई देते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हों या स्टार्स हों, उन सबको फिर हेवनली बॉडीज़ कहा जाने लगा, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये तो रही बात इसके नाम की। अब जब आप आसमान में देखते हैं क्लियर स्काई में, तो आपको तमाम तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ दिखाई देंगे। अब वो कितने तरह के हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। द सन, द प्लैनेट्स, the moon, the stars and all those objects shining in the sky are called celestial bodies। यानी कि हम अपने आसमान में जितने भी टाइप की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम सूरज को देखते हैं, हम प्लैनेट्स को देखते हैं, हम मून को देखते हैं और स्टार्स को देखते हैं, इतने तरह के हेवनली बॉडीज़ हमारे आसमान से दिखते हैं हमें। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं सन की, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले अगर बात करें सन की, द सन इज़ अ स्टार। अब कई लोगों के दिमाग में ये सुन के एक तरफ इमेज बनेगी एक छोटे से तारे की जो रात में दिखता है टिमटिमाता हुआ, और दूसरी तरफ इमेज बनेगी सूरज की जो कि इतनी तेज़ी से चमक रहा है। तो जब हम कहते हैं सन इज़ अ स्टार, तो ये ऐसा कैसे, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे? तो ये डिफरेंस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्टार्स होते क्या हैं। तो जो हमारा सन है वो एक स्टार है, और स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो स्टार्स होते हैं वो बेसिकली गैसेस के क्लाउड्स होते हैं, बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में, कि मतलब उसमें बेसिकली गैसेस हैं और वो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही है। तो उन्हें कहते हैं स्टार्स। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हीट होती है इनमें, एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये गैसेस के बने होते हैं। अब इनके अंदर ये केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो they have their own heat and light which they emit in large amounts। उनके पास अपनी खुद की हीट होती है और अपनी खुद की लाइट होती है, और इस हीट और लाइट को वो एमिट करते हैं यानी कि फैलाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में, बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट इनसे प्रोड्यूस होती है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। हम जब आसमान में देखते हैं और हमें तमाम तरह के तारे नज़र आते हैं, तो वो तारे जो छोटे से नज़र आ रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं, दरअसल वो भी इसी तरह के स्टार्स हैं जैसे कि हमारा सूरज है। लेकिन वो जो तारे हैं वो हमसे इतना ज़्यादा दूर हैं, जैसे कि हमने अपनी ट्रिप में देखा, वो तारे हमसे इतना ज़्यादा दूर हैं कि हम तक उनकी रोशनी ढंग से पहुंच ही नहीं पा रही, तो बहुत टिमटिमाते हुए हल्की सी रोशनी उनकी पहुंच पाती है। और जबकि हमारा जो सूरज है ये भी स्टार है, लेकिन ये हमारे कंपैरेटिवली उन तारों के कंपैरिजन में हमसे थोड़ा पास है। इस वजह से हमें उसकी रोशनी और उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस होती है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। कि ऐसे जितने काउंटलेस मतलब अनगिनत, जितने भी अनगिनत स्टार हैं वो सन के सिमिलर हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन्हें फील नहीं कर पाते हैं, उनकी हीट और लाइट को। We don't see moon and the stars during the daytime because the very bright light of the sun does not allow us to see them। तो ये जो तारे हैं और ये जो चांद है जो हमें रात में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता कि दिन होने पे ये कहीं चले जाते हैं, ये वहीं रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। वो ऐसा इसलिए कि दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी इतनी तेज़ी से आ रही होती है कि सूरज की रोशनी के आगे हमें वो रोशनियाँ, वो छोटी छोटी रोशनियाँ नहीं दिखाई देंगी। अगर आप इस चीज़ को महसूस करना चाहो तो आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक कमरे में लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, और आप छोटी छोटी कैंडल्स जला दो कहीं पे, तो आपको उनकी लाइट आएगी।
लेकिन उसी कमरे में मान लीजिए आप बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स जला दीजिए तो आपको छोटी छोटी कैंडल्स की लाइट फिर महसूस ही नहीं होगी। यही होता है हमारे साथ। अब स्टार्स की बात करते हैं तो अब बात करते हैं इनके ग्रुप्स की। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अब जब हम रात में तारों को देखते हैं तो तारे रैंडमली, हमें लगता है कि रैंडमली कहीं लगे हुए हैं, और इन तारों के बीच में अगर आप रोज रात में नोटिस करो तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, कुछ स्टार्स हैं जिनका एक ग्रुप है जो कि हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न में नजर आते हैं। भले ही कोई भी साल चल रहा हो, साल का कोई भी महीना चल रहा हो, डजंट मैटर, वो जब भी आपको नजर आएंगे वो पूरा ग्रुप नजर आएगा और वो एक ही पैटर्न में नजर आएगा। ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे स्काई में अलग अलग हिस्सों में नजर आते हैं साल के अलग अलग टाइम पे। अब द ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। इन ग्रुप्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ कॉन्स्टेलेशंस की। ऐसा एक कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर। ये कॉन्स्टेलेशन हमेशा एक साथ नजर आता है। और ऐसा ही एक और कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब एंशिएंट टाइम्स में, आज के टाइम में आपको कहीं से कहीं जाना है तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि आप ट्रेन ले रहे हो, बस ले रहे हो, आपको पता है कहाँ से कहाँ जाना है। अगर आप खुद से भी जा रहे हो तो आपके पास गूगल मैप्स हैं, तमाम तरह के जितने सब रास्ते हैं आपको पता है कि हाँ प्री डिफाइंड वो ऑर्डर है। एंशिएंट टाइम्स में ऐसा नहीं था। जब लोग कहीं जाते थे, अगर खुद से जा रहे हैं तो उन्हें डायरेक्शंस का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं अब रास्ता तो नहीं भटक रहे हैं। तो अब डायरेक्शन का पता कैसे लगाया जाए? तो अब एंशिएंट टाइम्स में उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा तो था नहीं, तो किसी ऐसी चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी जो कि नेचर में है और जो हमेशा कांस्टेंट है। तो वो मदद लेते थे स्टार्स की, क्योंकि स्टार्स में कुछ ऐसे स्टार हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स का यूज़ कैसे करते थे वो डायरेक्शन पता लगाने में? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। एक स्टार है जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं और जिसको पोल स्टार भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा किसी भी साल में, साल के किसी भी महीने में ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही मिलेगा आपको। और पोल स्टार इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा सेम पोजीशन में मिलेगा, एक ही जगह पे, नॉर्थ साइड की तरफ। वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार, अब आप पूरे आसमान में अगर देखना चाहें कि अच्छा ये कौन सा तारा है पोल स्टार जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, और अगर आपका देखने का मन करे तो उसका तरीका है पोल स्टार को पता करने का कि आप सबसे पहले ढूंढिए सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। और सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के जो पहले 2 स्टार्स हैं उन दोनों स्टार्स को मिलाइए, पहले स्टार को दूसरे स्टार से मिलाइए और उस लाइन को एक्सटेंड करिए, और उसी लाइन में आगे जाके एक तारा पड़ेगा जो कि पोल स्टार होगा, वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो ये तरीका है पोल स्टार के बारे में पता लगाने का सप्तऋषि स्टार को देख के, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को देख के। We can also see various other constellations which are represented by zodiac signs. अब इसके बाद आपने बहुत तरह की zodiac signs देखे होंगे, अखबारों में आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में, टीवी चैनल्स में कि लियो, टॉरस, और हिंदी में अगर बोला जाए तो मीन, कुंभ, सिंह, ऐसे जो ज़ोडिएक साइंस हैं ये भी बेसिकली कॉन्स्टेलेशंस हैं। इनके भी प्रॉपर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि सदियों से दिखते आए लोगों को, तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये कॉन्स्टेलेशंस इस तरीके से ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन साइकोलॉजी को इफेक्ट करते होंगे। तो ये ज़ोडिएक साइंस भी सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं। अब ये तो बात हुई स्टार्स की। अब
हमने क्या बात करी थी? स्टार्स के बाद प्लैनेट्स। तो अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स की। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अभी तक तो हमने देखा स्टार्स के बारे में, जो कि गैसेस के बने होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हीट और लाइट ये फैलती है इनकी। तो ये तो थे स्टार्स। अगले टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हैं प्लैनेट्स। इनके पास खुद की कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, अब जब इनके पास हीट और लाइट खुद की नहीं है, तो इनको हीट और लाइट चाहिए, तो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। अब प्लैनेट्स में हीट और लाइट जो भी होती है वो उन्हें मिलती है दूसरे स्टार्स से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसे बॉडीज जो जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है और जो स्टार्स से अपनी हीट और लाइट लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्लैनेट्स। और इनकी खास बात क्या होती है? नेचर में ये लॉज ऑफ नेचर हैं कि जब यूनिवर्स बनता है तो तमाम अलग अलग जगहों पे गैस इकट्ठा हो जाती है, हॉट गैसेस, और वहाँ पे बनते हैं स्टार्स। ये बहुत बड़े होते हैं। अब इन स्टार्स के आसपास जो मैटर है वो कलेक्ट होना शुरू होता है, तो उन स्टार्स के आसपास बनते हैं प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स उन स्टार्स के आसपास घूमते हैं। और जाहिर सी बात है, स्टार के कंपैरिजन में वो प्लैनेट्स काफ़ी छोटे होते हैं। अब प्लैनेट के लेवल पे देखा जाए तो प्लैनेट्स के आसपास भी कई बार मास कलेक्ट हो जाता है, कई सारा मैटर, और वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, तो उन्हें कहते हैं मून्स। और ये मून्स जो हैं वो प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। समझ रहे हैं? वो एक सीरीज चल रहा है, पहले स्टार के चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स जो कि उनसे छोटे हैं, प्लैनेट्स का चक्कर लगाएंगे मून जो कि उनसे भी छोटे हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, इस तरीके से मैटर बनता है। स्टार्स बनते हैं और एक टाइम पे आने के बाद स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं, और स्टार्स में जितना भी मटेरियल होता है वो उनके बगल वाले पास वाले प्लैनेट्स के पास जाता है, और ये सीरीज चलती रहती है। तो ये लॉज ऑफ नेचर है। तो अब ये जो प्लैनेट्स हैं, अब इनके पास खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं है, और ये क्या करते हैं? तारों का चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? वॉन्डरर्स। द वर्ड planet comes from a Greek word planetae which means wanderers. wanderers का मतलब होता है घुमक्कड़ या घूमते रहने वाला, ठीक है। Our Earth is a planet which receives all its heat and light from the sun. हमारी जो अर्थ है जहाँ हम रहते हैं, ये एक प्लैनेट है। इसके पास खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हीट एंड लाइट होने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गैस के बने हो, लेकिन हमारी अर्थ गैस की बनी हुई नहीं है। Our Earth is a planet which receives all its heat and light from the sun, which is our nearest star. हमारा जो सबसे पास में जो हमारे तारा है वो है हमारा सूरज, उसी से हमें हीट एंड लाइट मिलती है। There are 8 planets in total. हमारे सोलर सिस्टम में अब क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से बनता है कि स्टार्स के चारों तरफ मैटर इकट्ठा होने लगता है और कई सारे प्लैनेट्स बन जाते हैं, और वो सारे के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं स्टार का। तो जो हमारी अर्थ है ये भी प्लैनेट है, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो है सूरज, और जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, कि हमारे सूरज के आसपास जो इतने भी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में अभी फ़िलहाल के टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं। आपकी बुक में ये जो फिगर है 8 का, ये 8 की बजाय 9 है। और ऐसा क्यों? ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि पहले 9 प्लैनेट्स माने जाते थे। हाल ही में ऐसा हुआ कुछ सालों पहले कि जो हमारा 9वां प्लैनेट है, जिसको प्लूटो कहते हैं, उसको साइंटिस्ट ने प्लैनेट होने की लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा था और भी इसके अलावा बहुत सारे उसके तमाम रीजंस थे। तो अब कहा जाता है कि अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट हैं।
आपकी बुक में 9 लिखा है, तो ये आप अपने स्कूल में कंफर्म कर लीजिएगा अपने क्लास टीचर्स से कि आप 8 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे। लेकिन खैर फ़िलहाल के वक्त में तो पूरी दुनिया को पता है कि हाँ 9 प्लैनेट्स रहे हैं। अभी हाल के वक्त में प्लूटो बाहर हुआ, तो चाहे आप 8 बोलें 9 बोलें, बस पता रहना चाहिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो हमारा मून है, अब रात में हमें चांद जो दिखाई देता है, ये चांद हमारा सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है, ये हमेशा से हमारे अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाता है, हमारे अर्थ के साथ ही रहता है। एंड मूव्स अराउंड इट, कि ये मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब अगला टॉपिक है द सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सूरज है, सूरज को रोमन में भगवान माना जाता था। और रोमन में क्या, इनफैक्ट जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस रहे उन सब में सूरज को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सूरज की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है अर्थ में। तो रोमन में जो सूरज को कहा जाता था सोल, SOL, सोल गॉड, तो वहाँ से ये वर्ड आया है सोलर। तो सोलर सिस्टम का क्या मतलब, कि वो सिस्टम जो कि हमारे सूरज का सिस्टम है, कि सूरज के आसपास जितनी भी चीज़ें उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं एंड इस सिस्टम में है जो कि सूरज बनाता है, उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। द सन 9, अब ये वही चीज़ प्लैनेट्स की बात हो रही है, आपकी बुक में लिखा है 9, फिलहाल है 8 कहा जाता है। तो द सन, प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स और इसके अलावा एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स फॉर्म अवर सोलर सिस्टम और आवर सोलर फैमिली। कि सूरज, प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट हैं, और इसके अलावा एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स, ये 2 नए टर्म्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सब हमारे बनाते हैं मिलके सोलर सिस्टम या फिर सोलर फैमिली। अब चलिए सोलर सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सन से। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। सन हमारे सेंटर पे है और अलग अलग प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स के मुताबिक, ऑर्बिट यानी कि वो रास्ता जिस रास्ते में वो चक्कर लगा रहे हैं सूरज। इट इज़ यूज्ड एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब ये जो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, अब क्योंकि सूरज इन प्लैनेट्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब इतनी बड़ी कोई चीज़ होती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है अपने आसपास की तमाम चीज़ों पे। तो सूरज जो इतना बड़ा है, इस वजह से वो खींचता है उन तमाम प्लैनेट्स को, और इसी वजह से वो प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में रह पाते हैं। ठीक है, तो सूरज वो पुलिंग फोर्स देता है, वो खींचता है सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ। इसी वजह से वो प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में टिके रह पाते हैं और सूरज के चारों तरफ घूमते रह पाते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कि जो सन है वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के लिए। डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। कि डिस्पाइट बीइंग कि मतलब भले ही वो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है, वो स्टार है और हमसे सबसे ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वो हमसे अच्छा खासा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूरज है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। और 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो सोच लीजिए सूरज कितना दूर है हमारी अर्थ से। अगर स्पीड ऑफ लाइट से चला जाए, कि जो लाइट की स्पीड होती है, जो पूरे नेचर में जो सबसे फास्ट चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट को भी सूरज से अर्थ तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट लग जाते हैं। सोचिए वो इतना दूर है। That's why its tremendous heat is not felt so much by us.
सूरज में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस हीट है, ट्रिमेंडस यानी कि भयंकर, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा उसे नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वो दूर बहुत है हमसे। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, सोल रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड का नाम था। तो वहीं से ये वर्ड आया और जहाँ जहाँ सूरज का जिक्र है वहाँ पे सोलर सिस्टम और इस तरीके से सोल वर्ड यूज़ होने लग गया। अब चलिए बात करते हैं प्लैनेट्स की। सन की तो हमने डिस्कस कर लिया, गैसेस का बना है, यूनिवर्स हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है और सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्लैनेट्स की। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब भले ही 8 हो, प्लूटो ना हो, लेकिन जानना ज़रूरी है, डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लूटो भी। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। सूरज के जितना नज़दीक हैं प्लैनेट्स, तो नज़दीक से शुरू करते हैं दूर की तरफ। तो जो सबसे पहले जो प्लैनेट पढ़ते हैं वो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। ये पहले 4 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के पास में पड़ते हैं। ये चारों प्लैनेट्स की खास बात ये है कि ये सूरज के थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक हैं और ये चारों प्लैनेट्स प्रॉपर मिट्टी के बने हुए हैं, सॉलिड चीज़ के बने हुए हैं। अब जब हम मार्स से आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एस्टेरॉयड बेल्ट मिलेगी एंड मीटियोरॉइड बेल्ट मिलेगी। ठीक है, एस्टेरॉयड मीटियोरॉइड को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड बेल्ट से हम जब बाहर जाएंगे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं, ये चारों प्लैनेट्स थोड़े गैशियस प्लैनेट्स हैं कि गैसेस के बने हुए हैं और ये चारों प्लैनेट्स साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड लास्ट में जो प्लैनेट है वो है प्लूटो। प्लूटो बेसिकली इतना दूर है सोलर सिस्टम से कि वहाँ से हमारा सूरज बस एक तारे के जैसा दिखाई देता है, छोटा सा, और प्लूटो तक सूरज की गर्मी नहीं पहुंच पाती इतनी ज़्यादा। इस वजह से प्लूटो बेसिकली पूरी तरीके से बर्फ का बना हुआ है, बहुत छोटा सा प्लैनेट है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं सन के आसपास। वो पाथ बहुत कम ही बदलता है, वो फिक्स्ड रहता है। These elongated paths are called orbits। अब ये जो पाथ हैं ये थोड़े elongated हैं, या फिर अगर देखा जाए और स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये पाथ इलिप्टिकल है। इलिप्स यानी कि कोई सर्किल है, सर्किल को आप दबा दो थोड़ा सा एक तरफ से तो बनेगा इलिप्स। तो जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। सूरज है तो वो यूं एलिप्टिकल वे में घूमेंगे उसके पास। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। जो मर्क्यूरी है प्लैनेट, ये सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्मी झेलता है सूरज की और वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है। इस वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। अब क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सूरज के बहुत पास है, तो इस वजह से जब उसे सूरज का चक्कर लगाना होता है तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं चलना होता है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि मर्क्यूरी सूरज के काफ़ी पास है तो सूरज की जो ग्रेविटी है वो भी उस पर ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो इस वजह से और तेज़ी से घूमेगा वो। तो होगा क्या, एक चक्कर लगाने में, सूरज का एक चक्कर लगाने में मर्क्यूरी को सिर्फ 88 days लगते हैं। पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। ठीक है, अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। तो हमारी अर्थ में एक साल कितना बड़ा होता है, 365 days। मर्क्यूरी में 88 days। 88 days में मर्क्यूरी सूरज का चक्कर लगा लेता है और हमें चक्कर लगाने में 365 days लगते हैं।
अब अगर बात करें प्लूटो की, तो प्लूटो सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है। फारदेस्ट यानी कि दूर, सबसे ज़्यादा दूर, और इट टेक्स अबाउट 245 ईयर्स टू कंप्लीट वन राउंड। प्लूटो को 248 साल लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। प्लूटो की डिस्कवरी हुए करीब 100 साल हुआ है। तो देखा जाए तो जब से हमें पता चला है कि प्लूटो जैसा एक प्लैनेट है और उसे 9वें प्लैनेट का दर्जा मिला, तब से लेके अभी तक प्लूटो का एक ऑर्बिट तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। खैर, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। जो वीनस प्लैनेट है उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ट्विन यानी कि जुड़वा, और अर्थ ट्विन यानी कि अर्थ में जो यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थ की, वीनस की भी मोर और लेस वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी वजह से उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू अर्थ। कि वीनस का जो साइज है और जो शेप है वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इस वजह से उसे अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, वीनस को। अब चलिए डिस्कस करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारी अर्थ सूरज से तीसरे नंबर पे है, थर्ड नियरेस्ट। पहले नंबर पे मर्क्यूरी, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ। अर्थ है थर्ड नियरेस्ट, और अगर साइज की बात करी जाए, इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। कि अगर प्लैनेट्स को अरेंज किया जाए कि सबसे बड़ा प्लैनेट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और अर्थ है 5वें नंबर पे। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड और अर्थ लाइक शेप। जो हमारी अर्थ है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था एलिप्स कैसे बनता है, एक किसी गोले को आप थोड़ा सा दबा दो तो एलिप्स बन जाएगा, वो गोले को थोड़ा दबा दो तो हमारी अर्थ जो है वो भी इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। हमारी अर्थ के जो सबसे टॉप पे नॉर्थ पोल है और सबसे बॉटम में है साउथ पोल, तो हमारी अर्थ पोल से थोड़ा फ्लैट है। तो इस वजह से जो शेप बनता है वो थोड़ा सा एलिप्सॉइड शेप बनता है, और इस शेप को जियोइड भी कहा जाता है। जियो यानी कि अर्थ, और जियोइड यानी कि अर्थ लाइक शेप, कि अर्थ के जैसा शेप, जियोइड। अर्थ हैज़ वेरी फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। हमारी अर्थ में कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके। ऐसा कैसे? इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो हमारी अर्थ है, अब जैसे पूरे सोलर सिस्टम में लाइफ जो एग्जिस्ट करती है इतने इंटेलिजेंट फॉर्म तक, जहाँ तक हमें पता है, एक आम आदमी होते हुए जहाँ तक हमें पता है, वो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व कर पाई हमारी अर्थ में। और उसका रीज़न क्या है कि अर्थ से पहले जो प्लैनेट्स हैं उनमें गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ लाइफ सपोर्ट ही नहीं हो पा रही है, और अर्थ के बाद में जो प्लैनेट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा ठंडक है कि वो अर्थ सन से, सूरज से इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ इतनी ठंडक है कि बर्फ़ है, और इतनी ठंडक में वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। हमारी अर्थ एग्जैक्टली उस जगह पे है जहाँ पे ना इतनी गर्मी है और ना इतनी सर्दी है। इस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है और ना ही यहाँ ज़्यादा सर्दी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब अर्थ में पानी भी है और हवा भी है, और ये दोनों ही चीज़ें भी हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए। दैट्स वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसी वजह से अर्थ एक बहुत यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, कि यहाँ हवा भी है, एटमॉस्फेयर भी है, पानी भी है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, और अलग अलग मौसम भी है, तो अलग तरीके से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब अगला टॉपिक है द मून।
अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ मून। जो हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के आसपास अब घूमने वाली, चक्कर लगाने वाली चीज़ कौन सी है? हमारा मून। तो हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि है हमारा चांद। अब अगर साइज की बात करी जाए, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। कि चांद का जो डायमीटर है, अब डायमीटर क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सर्किल है, तो डायमीटर ये पॉइंट होता है जहां सेंटर से अगर दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ा जाए, तो किसी भी सर्किल में जो बीच से जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं डायमीटर। तो जो हमारा चांद है उसका डायमीटर हमसे 1/4 है। यानी कि अगर रेशियो के तौर पे देखा जाए तो अगर हमारी अर्थ का डायमीटर 4 मीटर है तो चांद का डायमीटर 1 मीटर होगा। समझ रहे हैं? अब जब चांद हमारी अर्थ से इतना छोटा है तो वो इतना बड़ा कैसे दिखाई देता है हमें? उसका रीज़न ये है कि इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अर्थ दैन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। चांद हमारी अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से हमें बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब चांद हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में चांद को करीब करीब 27 दिन लगते हैं। It takes exactly the same time to complete one spin. अब चांद हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, उसके साथ में वो स्पिन भी कर रहा है, और उसका भी टाइम पीरियड मोर और लेस यही है। इस वजह से only one side of the moon is visible to us on the earth. इस वजह से हमारी अर्थ में चांद का सिर्फ एक साइड विजिबल है। हम चांद का सिर्फ एक साइड देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब अगर चांद की बात करें तो चांद में ऐसी कंडीशंस नहीं है जहाँ पे लाइफ फेवरेबल हो। इट डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। चांद में न पानी है न हवा है, जहाँ तक फिलहाल हमें पता चला है उस लिहाज से। It has mountains, plains and depression on its surface. हाँ, अगर पानी की बात करें तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आपकी किताबों में लिखा है neither water nor air, लेकिन जो चांद का बेसिकली जो कुछ भी लिखा है आपकी किताबों में थोड़ा सा पहले का लिखा है, हाल ही के कुछ सालों में, क्योंकि किताबों में जो एक सिलेबस बना दिया गया वो सिलेबस चल रहा है, चलता जाता है, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोगों को कुछ नया पता चल जाता है वो चीज़ कोर्स में ऐड नहीं हो पाती है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे प्लूटो अब उसे प्लैनेट नहीं माना जाता, लेकिन हमारी किताबों में अभी भी है। उसी तरीके से जैसे इसमें लिखा है इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, हाल में पता चला है कि चांद में पानी भी है। ये चीज़ें अपडेट होंगी आहिस्ते आहिस्ते किताबों में, लेकिन किताबों में लिखा है तो पढ़ लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि हाँ, चीज़ें और ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं दुनिया में, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है या बताया जाता है आपको क्लास 6 के लेवल में उससे ज़्यादा। और अगर चांद के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो मैं इस वीडियो के एंड में भी लिंक दूंगा और यहाँ टॉप पर भी लिंक दूंगा। चांद के बारे में आप और ज़्यादा जान सकते हो। अब इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। चांद के सरफेस में माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, समतल जगहें हैं, और डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशंस यानी कि जहाँ गड्ढे हों। दे कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। अब चांद में पहाड़ हैं और रोशनी आ रही है चांद में सूरज से, तो उन पहाड़ों की परछाई पड़ेगी। जहाँ पे और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन चीज़ों की परछाई पड़ेगी। तो इस वजह से दे कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। हमें चांद पे कई तरह की शैडोज नज़र आती हैं। अब अगला टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also move around the sun. They are found between the orbits of Mars and Jupiter and are called asteroids. मार्स और जुपिटर के बीच में
बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटी छोटी चट्टानें हैं, अनगिनत। उनकी एक अपनी अलग बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये पूरी की पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट सूरज का चक्कर लगाती है। ये बहुत एक फैसिनेटिंग सी चीज़ है। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इस सीरीज, जो अब ये एस्टेरॉइड्स हैं, जो तमाम चट्टानें, तो इसमें से जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, जो सबसे बड़ी चट्टान है, उसका नाम है सीरीज। और ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, साइंटिस्ट ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब जब साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया इन एस्टेरॉइड्स को, वो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स जो हैं वो किसी प्लैनेट को रिजेंबल करते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले कोई एक प्लैनेट था ज़रूर। वो प्लैनेट किन्हीं कारणों से एक्सप्लोड कर गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, और ये वही टुकड़े हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब वो कौन सा प्लैनेट था, वो क्यों टूट गया, ऐसे चकनाचूर हो गया, कैसे हुआ, इन चीज़ों में बहुत सारी बातें हैं। मैं इन पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी दूंगा मैं आपको ऊपर। खैर फिलहाल तो बस इतना हम जानते हैं कि कोई प्लैनेट था जो कि टूटा था, एक्सप्लोड हुआ था, उससे बनी है एस्टेरॉयड बेल्ट। अब अगला टॉपिक है मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids। कि ऐसे जो चट्टानों के छोटे छोटे पीसेस हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक which move around the sun, सूरज के चारों ओर घूमने वाले तमाम चीज़ों में ऐसे मीटियोरॉइड्स भी हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं बस। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to fall on it। अब ये जो सूरज के आसपास प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट भी घूम रही है, और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कहीं दूर से कहीं कोई मीटियोरॉइड्स आते हैं। ये चट्टानें हैं, चट्टानों के छोटे छोटे हिस्से आते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद आते हैं। तो ये जो मीटियोरॉइड्स हैं, अब जब क्योंकि सूरज के पास आते हैं तो प्लैनेट्स के आसपास से होके गुजरते हैं। अब जब ये प्लैनेट्स के पास से होके गुजरते हैं तो प्लैनेट्स भी अच्छा खासा बड़े बॉडीज़ होते हैं, और ये है छोटे से बस चट्टान या पत्थर। तो प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स इन पत्थरों को खींचती है कई बार अपनी तरफ, तो ये इन प्लैनेट्स की तरफ गिरने लगते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू फॉल ऑन इट। कई बार हमारी अर्थ के भी पास आते हैं और गिरने लगते हैं हमारी अर्थ पे। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burnt। अब हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, मान लीजिए हमारी अर्थ है, कोई पत्थर जा रहा है और ग्रेविटी की वजह से वो पत्थर हमारी अर्थ की तरफ आने लग गया, तो हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है। हमने जैसे पढ़ा है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है हवा की। तो जब वो एटमॉस्फेयर में आता है और गिरने लगता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है हवा के साथ, और इस फ्रिक्शन की वजह से वो जो चट्टान है वो गर्म होने लगती है, और इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो जलने लग जाती है। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट। अब जब ये जलने लगते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, तो इनसे बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। ये आपको जलते हुए दिख सकते हैं। Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow। अब ये चट्टान, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए, जलने लग गए, जलते जलते ये हमारी अर्थ में गिर भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटी चट्टान है तो रास्ते में ही पूरी तरीके से जल जाती है और बस राख गिरती है हमारी अर्थ पे। लेकिन कई बार चट्टान थोड़ी बड़ी होती है तो जलने के बाद भी वो इतनी बची रह जाती है कि हमारी अर्थ में गिरती है, और जब इतने फोर्स के साथ वो हमारी अर्थ में जहाँ भी वो मीटियोराइट गिरेगा वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, एक सुराख हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। अ ह्यूज सिस्टम
of billions of stars and clouds of dust and gases is called galaxy. एक बहुत बड़ा सिस्टम, किस चीज का? बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब करोड़ों अरबों स्टार्स का या सितारों का एक सिस्टम, और उसमें क्या है? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें बादल भी हैं डस्ट और गैसेस के, इसे कहते हैं गैलेक्सी. हमारे आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड आकाशगंगा और द मिल्की वे. जो हमारा सोलर सिस्टम है ये भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है, जिसे आकाशगंगा या मिल्की वे भी कहते हैं, जैसा कि हमने अभी ट्रिप में देखा था. ये नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, आकाशगंगा या मिल्की वे. देयर आर बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स. अब ये गैलेक्सीज भी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं जो कि मिल के यूनिवर्स बनाती हैं. बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये जो वर्ड है बिलियंस, ये बिलियंस काउंटिंग करने का एक वर्ड है. अगर आप 1 के आगे कितने ज़ीरो, उससे थोड़ा सा और बेटर आइडिया लेना चाहो तो बस आपको बता रहा हूँ, 1 बिलियन जो सेकंड पहले, 1 सेकंड कितना होता है? बस एक इतना छोटा सा ड्यूरेशन. तो बिलियन कितना बड़ा होता है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लीजिए कि 1 बिलियन सेकंड पहले कम से कम 1987 चल रहा था. कम से कम 32 साल पहले 1 बिलियन, समझ रहे हैं बिलियन कितनी बड़ी डिजिट होती. तो ये बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप अ यूनिवर्स. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. ये बहुत मुश्किल है इस बात की कल्पना करना कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि आप महसूस कर ही चुके होंगे. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा जान सकें यूनिवर्स के बारे में. अब जैसा कि हमने अपनी ट्रिप में देखा, आपने बहुत हज़ारों अनगिनत तारे देखे होंगे, अनगिनत गैलेक्सीज देखी होंगी. मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ. आपने जो कुछ भी देखा, जितना कुछ भी देखा, जितना मैटर देखा, वो सब का सब पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है. जो हमें दिखता है और जो हमें नहीं दिखता है वो 95% हिस्सा है, जो कि हमें दिखता भी नहीं और हमें पता भी नहीं वो क्या चीज़ है. तो देखा जाए हम यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा देख पाते हैं और हमें सिर्फ उतना ही पता है. 95% तो हमें दिखता ही नहीं है. तो ये था क्लास 6th जियोग्राफी का पहला चैप्टर. अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जाते जाते मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ. हमारा सूरज जो है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बस एक प्लेन में सूरज है और सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं. हकीकत में हमारा पूरा सोलर सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और सारे प्लैनेट्स आगे बढ़ते हुए सूरज का चक्कर लगा रहे हैं. तो सूरज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगाते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. और ये जो फ्लो है इसे कहते हैं हेलिकल पैटर्न या हेलिकल स्ट्रक्चर. तो खैर आज के लिए इतना ही. थैंक यू.